खन्ना पुलिस ने नशा तस्करी के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। कई नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। इन्फ्लुएंसर कंचनप्रीत कौर हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरो को भटिंडा कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा। लुधियाना सेंट्रल जेल में बंद कैदी जितेंद्र सिंह की मौत हो गई है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि जेल में युवक के साथ मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। लुधियाना के एमएलए ने मामले की जांच की बात करते हुए पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों का खुलासा करने का आश्वासन दिया। पठानकोट के डमटाल इलाके की पहाड़ियों में जंगलों में लगी आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को जानकारी दी। दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग की घटना के दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज चंडीगढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम सैनी आज राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर हरियाणा सरकार की तरफ से जनगणना के महत्व और प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद सीएम सैनी हरियाणा निवास में मानव संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास और मानव संसाधन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से सुजुकी जापान और ग्लीडवेज कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। इस दौरान अर्बन मोबिलिटी के क्षेत्र में हरियाणा के गुरुग्राम को देश का मॉडल बनाने पर चर्चा हुई। शहर के ट्रैफिक प्रबंधन और पॉ टैक्सी के लिए 2 से 3 रूट्स के विकल्पों पर भी विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है और किसी भी समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। चंडीगढ़ में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जो संसद में कल पेश किया जाएगा। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक महिलाओं को घरों तक ही सीमित रखा गया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 22 में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 4 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाए गए स्कूल भवन की इमारत का लोकार्पण किया। इस दौरान बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री ने फरीदाबाद की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए आश्रम से फरीदाबाद तक एलिवेटेड पुल बनाने की योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2029 से देश और प्रदेश की राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि बीजेपी सरकार जल्द ही 3 दिवसीय लोकसभा सत्र बुला रही है, जिसमें महिला आरक्षित बिल को सहमति मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में 1 मई 2026 से 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना शुरू हो जाएगी और इसको लेकर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे और नागरिक स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन कर सकते हैं।
स्वगणक एक सरल, सुरक्षित और डिजिटल सुविधा है। पंचकुला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एक ही दिन में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आसनसोल और बीरभूमि जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले आसनसोल के बाराबानी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और इसके बाद सीएम योगी बीरभूमि जिले के रामपुरा हाट विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा करेंगे। सबसे आखिर में सीएम योगी बोलपुर विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। वाराणसी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने 88 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद नशीले पदार्थ की कीमत बाजार में करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर की पहचान कपिल देव के रूप में हुई है। तस्कर के खिलाफ अन्य जिलों में पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में यूपी और मुंबई एटीएस के साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने डॉक्टर के घर पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने मोबाइल, लैपटॉप और प्रिंटर जब्त कर परिवार से पूछताछ की। जांच में डॉक्टर के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए का लेन देन और संदिग्ध संपर्कों का खुलासा हुआ है, जिनमें पाकिस्तानी और कश्मीर से जुड़े लोग शामिल हैं। फिलहाल एजेंसियां जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है और मामले की आगे की पड़ताल जारी है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगी। यात्रा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है और यात्रा मार्गों की कमियों को जल्द ठीक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से तैयारी में जुटी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके साथ ही लगातार समीक्षा की जा रही है ताकि यात्रा सुरक्षित और आसानी से पूरी हो सके। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी तैयारियां की है। करीब 900 वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी किया गया है, जिनकी फिटनेस, ब्रेक, लाइट, इंश्योरेंस, प्रदूषण और अन्य सुरक्षा मानकों की सख्त जांच की गई। पहाड़ी मार्गों के अनुकूल वाहनों को ही यात्रा में शामिल किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी मानक पूरे होने पर चालकों को बिना देरी के ग्रीन कार्ड दिया जाए। वीकेंड पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नया प्लान लागू किया गया है, जिसमें शनिवार, रविवार को भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्रवाई करते हुए एक और हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान हर्षपाल सिंह के तौर पर हुई है, जो कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम का रहने वाला है, जिस पर रोहित गोदारा गैंग को हथियार सप्लाई करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक उसके दुबई में बैठे मोनू सरदार से संपर्क के पुख्ता सबूत मिले हैं और इस पूरे मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों को उसके लॉरेंस गैंग से जुड़े होने के भी इनपुट मिले हैं, जिसकी आगे की जांच जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से 3 दिनों के लिए बुलाया गया संसद का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा। विशेष सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे और आज और कल लोकसभा इन विधेयकों पर चर्चा होगी। वहीं 18 अप्रैल को राज्यसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पेश करेंगे और केंद्रीय मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे। महिला आरक्षण बिल से आने वाले समय में संसद में सदस्यों की संख्या में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। संसद में आज पेश होने जा रहे महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इससे भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा महिलाओं के लिए बेहतर काम किया और ये विधेयक उनके अधिकारों को मजबूती से लागू करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस साल भारत में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। क्रेमलिन ने आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री
ने साफ किया है कि पुतिन का इस सम्मेलन में शामिल होना तय है। हालांकि अभी तक शिखर सम्मेलन की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। बता दें कि भारत इस साल ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। आईपीएल के 23वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का टीम ने आरसीबी को 147 रनों का टारगेट दिया, जिसके जवाब में बेंगलुरु टीम ने महज 15.1 ओवरों में ही टारगेट हासिल कर लिया। विराट कोहली ने रन चेज करते हुए शानदार 49 रन बनाए हैं, तो वहीं तेज गेंदबाज रसिक सलाम डार ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। होमवर्ड्स में अमेरिका का नाकाबंदी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ईरान को लेकर थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल 2026 में लागू हुए सीज फायर को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सीज फायर 2 सप्ताह आगे बढ़ सकता है और इसके लिए दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे चल रही कूटनीतिक वार्ताओं ने युद्ध के खतरे को टालने में अहम भूमिका निभाई है। होर्मुज़ स्ट्रेट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने होर्मुज़ स्ट्रेट को हमेशा के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि उनके इस पहल से चीन को खुशी मिलती है और अब होर्मुज़ बंद होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे और वे जल्द ही चीन के दौरे पर जाएंगे। ट्रंप ने यह स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच समझदारी से काम हो रहा है और युद्ध की स्थिति में वे पूरी तरीके से सक्षम है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका देश युद्ध नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। ईरान किसी भी टकराव का इच्छुक नहीं है और विवादों का समाधान संवाद के जरिए संभव है। खबरों के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वे ईरान पर अपनी शर्तें थोपने या फिर उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।